आज बात करेंगे इतिहास के एक ऐसे साम्राज्य की जिसने 600 से भी ज्यादा सालों तक दुनिया के एक बड़े हिस्से पर राज किया। तो चलिए इस शक्तिशाली उस्मानी साम्राज्य की कहानी को अगले कुछ मिनटों में जानते हैं। सोचिए जरा, 600 साल, ये कोई छोटा मोटा वक्त नहीं है। इतने लंबे अरसे तक इस एक ताकत ने मध्य पूर्व से लेकर पूर्वी यूरोप और उत्तरी अफ्रीका तक सब पर अपना दबदबा बनाए रखा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा हुआ और फिर कैसे ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। आइए इसी दिलचस्प कहानी को समझते हैं। हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है और इसकी शुरुआत होती है लगभग 1300 ईस्वी में आज के तुर्की के एक इलाके अनातोलिया से। उस वक्त वहां एक तरह का पावर वैक्यूम यानी शक्ति का शून्य बना हुआ था। देखिए, एक तरफ था ईसाई बाज़ान्टाइन साम्राज्य जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, और दूसरी तरफ सेल्जुक तुर्क सल्तनत थी जिसे मंगोलों ने तहस नहस कर दिया था। मतलब मैदान पूरी तरह से खाली था, एक नई ताकत के उभरने के लिए बिल्कुल सही मौका। और इसी उथल पुथल के बीच से उभरे कुछ तुर्क लड़ाके जिन्हें गाजी कहा जाता था। ये इस्लाम के लिए लड़ने वाले योद्धा थे और इन्हीं गाजियों में से एक लीडर था जो बाकियों से कहीं ज्यादा कामयाब हुआ। उसका नाम था उस्मान। तो उस्मान ने क्या किया, उसने अपने आसपास के दूसरे तुर्क कबीलों को अपने साथ मिलाना शुरू किया और उसके फॉलोअर्स ही कहलाए उस्मानी या ऑटोमन्स। लेकिन उनकी असली ताकत थी एक नई टेक्नोलॉजी, बारूद। सोचिए, उस जमाने में तोप और बंदूकें चलाना एक गेम चेंजर रहा होगा, और इसने उन्हें एक बहुत बड़ी बढ़त दे दी। अगले 100 सालों में ये छोटा सा राज्य एक बड़े साम्राज्य में बदल गया। और फिर साल आया 1453 का। तख्त पर बैठा था एक 21 साल का नौजवान सुल्तान, और उसकी नजरें टिकी थीं दुनिया के सबसे बड़े इनाम पर, बाइजेंटाइन साम्राज्य की महान राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल। और इस नौजवान सुल्तान महमद द्वितीय का प्लान सच में कमाल का था। उसने इतनी बड़ी बड़ी तोपें बनवाईं कि शहर की मजबूत दीवारें भी कांप उठीं, समुंदर को ब्लॉक कर दिया। और सबसे हैरत अंगेज बात, उसने अपनी 70 जहाज़ों को जमीन के रास्ते घसीटकर एक पहाड़ी के ऊपर से ले जाकर शहर के बंदरगाह में उतार दिया। ये तो कोई सोच भी नहीं सकता था। करीब 7 हफ्तों तक चली इस जबरदस्त घेराबंदी के बाद वो दीवारें आखिरकार गिर गईं। और इसके साथ ही 1000 साल पुराने बाइजेंटाइन साम्राज्य का अंत हो गया। ये कोई मामूली घटना नहीं थी, इसने दुनिया का नक्शा बदल दिया। महमद को अब विजेता कहा जाने लगा। उसने शहर को अपनी नई राजधानी बनाया, उसे नाम दिया इस्तांबुल। और इसकी खास बात यह थी कि उसने शहर को फिर से बसाने के लिए मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों सबको दावत दी। इस एक जीत का असर पूरी दुनिया पर पड़ा। कैसे? जमीन के रास्ते तो अब उस्मानियों के कब्जे में आ गए, तो यूरोपीय ताकतों को भारत और पूर्व तक पहुंचने के लिए नए समुद्री रास्ते खोजने पड़े। यहीं से शुरू हुआ एज ऑफ डिस्कवरी। कोलंबस और वास्को डी गामा की यात्राएं इसी का नतीजा थीं। और एक और दिलचस्प बात, शहर से जो यूनानी स्कॉलर्स भागकर इटली पहुंचे, वे अपने साथ लाए ज्ञान का खजाना, जिसने वहां रेनेसां यानी पुनर्जागरण की आग को और हवा दी। अब चलते हैं साम्राज्य के सबसे सुनहरे दौर में, गोल्डन एज। ये 16वीं सदी की बात है, जब उस्मानी सल्तनत अपने सबसे महान शासक के दौर में थी। ये दौर था सुलेमान का। पश्चिम में लोग उसे सुलेमान द मैग्निफिसेंट कहते थे, और उसके अपने लोग उसे कानून बनाने वाला कहते थे। वो एक जबरदस्त मिलिट्री लीडर तो था ही, साथ ही एक बहुत काबिल एडमिनिस्ट्रेटर भी था। उसी के राज में साम्राज्य अपनी बुलंदी के शिखर पर पहुंचा। जरा देखिए उसके साम्राज्य का फैलाव। सुलेमान की फौजें यूरोप के अंदर तक पहुंच गईं। भूमध्य सागर पर उसका कंट्रोल था, और अफ्रीका से लेकर एशिया तक एक बड़े हिस्से पर उसका राज था। ये कहना गलत नहीं होगा कि उस वक्त वो शायद दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान था। तो सवाल ये है कि इतने अलग अलग धर्म और संस्कृति वाले लोगों पर उन्होंने राज कैसे किया। देखिए, सुलेमान ने बड़े असरदार कानून बनाए। एक सिस्टम था देवशिर में, जिसमें ईसाई परिवारों के बच्चों को सेना या प्रशासन के लिए तैयार किया जाता था। ये सीधे सुल्तान के वफादार होते थे। और दूसरा था मिल्लत सिस्टम, जिसके तहत ईसाई और यहूदी समुदायों को अपने धार्मिक कानून मानने की आज़ादी थी। इससे साम्राज्य में शांति बनी रहती थी। लेकिन जैसा कहते हैं, हर उरूज को ज़वाल है। सुलेमान की मौत के बाद साम्राज्य का पतन शुरू हुआ, और ये कोई 1-2 दिन में नहीं हुआ, बल्कि एक धीमी प्रक्रिया थी जो 300 सालों से भी ज्यादा चली। तो इसकी वजह क्या थी? असल में कई सारी वजहें थी।
सुलेमान के बाद जितने भी सुल्तान आए वो ज्यादातर कमजोर और नाकाबिल थे। ऊपर से तख्त के लिए भाइयों का कत्ल और शहजादों को महल में कैद रखने जैसी शाही परंपराओं ने भी बहुत नुकसान पहुंचाया। और सबसे बड़ी बात, जब यूरोप में रेनेसा और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था, उस्मानी साम्राज्य टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में पिछड़ता चला गया। और इसका नतीजा साफ दिखता है। अगली कुछ सदियों में साम्राज्य लगातार सिकुड़ता गया। कहीं राष्ट्रवादी विद्रोह हो रहे थे तो कहीं दुश्मन ताकतें जमीन पर कब्जा कर रही थीं। एक एक करके इलाके हाथ से निकलते जा रहे थे। 20वीं सदी आते आते हालत ये हो गई थी कि उस्मानी साम्राज्य को यूरोप का बीमार आदमी कहा जाने लगा। वो बस अपने पतन के कगार पर खड़ा था और आखिरी कील ताबूत में ठोकी पहले विश्व युद्ध ने। साम्राज्य ने पहले विश्व युद्ध में जर्मनी का साथ देने का फैसला किया और ये एक गलत फैसला साबित हुआ। 1918 में उनकी हार हुई और इसी के साथ साम्राज्य के भाग्य का भी फैसला हो गया। युद्ध में हार के बाद जीतने वाली ताकतों ने साम्राज्य के टुकड़े टुकड़े कर दिए। 1922 में सुल्तान का पद ही खत्म कर दिया गया और आखिरकार 1923 में इसी साम्राज्य की राख से एक नए देश का जन्म हुआ, आज का आधुनिक तुर्की। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? नहीं। एक साम्राज्य भले ही खत्म हो गया, पर उसकी विरासत वो आज भी जिंदा है। उसकी बनाई हुई शानदार इमारतें, उसकी कला, उसकी संस्कृति, इसका असर आज भी उन दर्जनों देशों में देखा जा सकता है जो कभी इस साम्राज्य का हिस्सा थे। और यही सवाल हमारे लिए है। जब हम आज बाल्कन से लेकर अरब देशों तक देखते हैं तो सोचने वाली बात है कि 600 साल तक राज करने वाले इस महान साम्राज्य की कौन सी निशानियां आज भी हमारी दुनिया को शिकल दे रही हैं, चाहे वो वास्तुकला हो, खाना हो या फिर वहां की राजनीति।